Hi, if you are going to appear UPSC CSE Prelims 2025 or 2026, this video is going to very important for everyone, either you are preparing for prelims or mains. Prelims 2025 or 2026. You can see here my Vision's mock mark sheet. You can easily notice my score 66, 72, 86, 77, and this is my actual mark sheet. In 2020 I got 104 marks, in 2022 I got 105 marks. You can see the difference of cutoff. It is approx 20 more marks than the cutoff, general cutoff, unreserved cutoff. And I have posted some PYQs for your better understanding, that using these PYQs I will share my journey, what is the importance of mock, how I attempted it, what is my basics approach. So now, in short, in this video we will discuss a good score in prelims mock, which is either 60s, 70s, 80s, and what should be your marks in sectional test, in full length test. And I will share my mark sheets more, that we can get some important insights. What should be our score in actual prelims mock, and how we should proceed. In the end, my whole basics of prelims mock, that is 3 AS rule. Now, before that, we want to discuss some very important concepts about prelims mock, because this is more important than the good score. ये स्कोर लाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रीलिम्स मॉक है क्या, विच इज आई कॉल्ड 3S concepts, that is significance, scheduling and sets. The first S is significance. Many aspirants misinterpret this part, that प्रीलिम्स मॉक लगाने क्यों चाहिए, प्रीलिम्स मॉक का सिग्निफिकेंस क्या है. इन शॉर्ट, इसके एडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं. फर्स्ट एडवांटेज इज रिवीजन. ये आपके जो रीडिंग किए हैं उसका रिवीजन करने का भी तरीका है. यू कैन सी हियर द क्वेश्चन. ये क्वेश्चन किसके बारे में है, शेड्यूलिंग के बारे में. अगर आपने एक दो बार पढ़ा है तो आपको शेड्यूलिंग का एक बेसिक रिवीजन भी हो जाएगा. दूसरा क्या है, डायरेक्शन. ये क्वेश्चन को आप 4 तरीके से देख सकते हैं. पहले रिवीजन, आपका शेड्यूलिंग रिवीजन हो रहा है. दूसरा डायरेक्शन. प्रीलिम्स मॉक हमें ये भी बताते हैं कि हमारे पढ़ने का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी आवर डायरेक्शन टू रीड. यू कैन सी हेयर, ये क्वेश्चन क्लियरली डिस्क्राइब्स दैट वी शुड फोकस ऑन शेड्यूल, like that articles, amendment, and so on. And third significance of prelims mock is weak areas. We should know our weak areas. हमारे weak areas क्या हैं. अगर ये सवाल आपका गलत होता है तो आप मान के चलो कि आपका शेड्यूल का नॉलेज अभी स्ट्रांग नहीं हुआ है, आपको कहीं ना कहीं इसे और टाइम देने की जरूरत है. एंड द सेकेंड एस इज सेट. सेट मीन्स हमें कितने अटेम्प्ट मॉक लगाने चाहिए, हमें कम से कम कितने टेस्ट देने चाहिए. अगर मेरी मानो, एज मच एज मैनी एज, आप जितने लगा सको, आपके पास जितना टाइम है उस हिसाब से जितने लगा सको आप. बिलीव मी, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ. मैक्सिमम क्या है, एज मैनी एज. बट पे अटेंशन, देयर शुड बी अ मिनिमम टारगेट. हमें इतने टेस्ट लगाने ही हैं. इससे कम में कहीं ना कहीं
गलती होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो मिनिमम में क्या होगा, पहला आता है सेक्शनल, कि हमें सेक्शनल कितने लगाने चाहिए, 2 to 3 टेस्ट फॉर इस सब्जेक्ट, दैट इज पॉलिटी, इकोनॉमी एंड सो ऑन। एंड नेक्स्ट इज फुल लेंथ, FLT, फुल लेंथ टेस्ट। कम से कम 10 टेस्ट तो लगाने ही हैं आपको, बिलीव मी, कम से कम 10 टेस्ट तो लगाने ही हैं। रीजंस क्या हैं? रीजंस इज सिंपल, आपको कम से कम उससे इंट्रोड्यूस होने के लिए आपको, क्योंकि आपको आपके एग्ज़ाम में फुल लेंथ ही आने वाले हैं, सेक्शनल नहीं आने वाले, तो मोर फोकस आपका क्या होना चाहिए, FLT पे। ये आपको सब कुछ बताएगा, आपको रियल एग्जाम में कितने एग्जाम टेस्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कहाँ से करने हैं, किन सवाल को छोड़ देना है। तो इन सब चीज़ों को प्रैक्टिस करने के लिए कम से कम 10 टेस्ट तो लगाने ही हैं। एंड नाउ मूविंग ऑन द थर्ड S, दैट इज शेड्यूलिंग। हमारे टेस्ट लगाने का शेड्यूल कैसा होना चाहिए, मीन्स हमें टेस्ट कब से प्रिपेयर करना चाहिए, स्टार्टिंग कब तक देना चाहिए, एग्ज़ाम से 10 दिन पहले तक, 20 दिन पहले तक, कितने दिनों तक, मीन्स हमारा टाइम फ्रेम रहना चाहिए। तो मेरी मानिए तो कम से कम 3 मंथ तो देना ही है आपको, 3 to 4 months। हेयर ए क्वेश्चन विल अराइज कि 3 to 4 months में कैसे दे पाऊँगा। यस, यू कैन गिव इट। आपको अपने पढ़ाई, रेगुलर पढ़ाई के पैरेलल में टेस्ट लगाने हैं। यस, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, आपको अपने रेगुलर पढ़ाई के साथ ही टेस्ट लगाने हैं। सिलेबस कंप्लीट होने का वेट मत कीजिए, आप कभी टेस्ट नहीं दे पाइएगा। मेरे आसपास मैंने जितने लोगों से बात की है, जहाँ तक मेरा अनुभव है, मैंने जो अप्लाई किया है, आप सिलेबस कंप्लीट होने का अगर वेट करते हैं तो आपकी तैयारी कभी कंप्लीट नहीं होगी, आप कभी भी टेस्ट नहीं दे पाइएगा। नाउ द सेकेंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ प्रीलिम्स मॉक, कि आपका एम क्या होना चाहिए, टारगेट कितना होना चाहिए एग्ज़ाम में। तो द वन सिंपल थिंग, देयर इज नथिंग लाइक गुड स्कोर। ऐसा कोई चीज़ है ही नहीं, गुड स्कोर नाम का कोई बात ही नहीं है। द इम्पोर्टेंट थिंग इज you can see my marks is 72, 66, 64, 84, 86, and you can see my actual mark sheet before, that is 105 marks, that 20 more marks than general cutoff। मीन्स आपके अगर स्कोर कम भी हैं तो आपके स्कोर एग्ज़ाम में इससे अच्छे आएंगे। तो गुड स्कोर कुछ नहीं है, गुड स्कोर जैसा कुछ नहीं है। हाँ, यहाँ आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं मार्कशीट में कि यहाँ फ्लक्चुएशंस भी है, कभी 64 है, कभी 89 है, कभी 72 है, इधर 66 भी है। तो आप देख सकते हैं कि वेरिएशन तो है ही, दैट इज 64 to 90। एक चीज़ और आप नोटिस कर सकते हैं, दैट इज इम्प्रूवमेंट। आप गुड स्कोर से ज़्यादा फोकस रखिए अपने इम्प्रूवमेंट पे। आप अगले टेस्ट में आपके अगर 1 मार्क्स भी बढ़ रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। अगर आपने 0 से स्टार्ट किया है, बिलीव मी 3 to 4 मंथ्स के बाद आपके स्कोर 60, 70, 80 में भी आ सकते हैं, 0 से स्टार्ट। बट द मेन थिंग इज यू हैव टू स्टार्ट, आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, वो स्टार्ट करना है। अपनी इंप्रूवमेंट को कोशिश कीजिए, सस्टेन रहे वो, भले ही 0.1 मार्क्स से ही क्यों ना बढ़े आपका। वैरी करेंगे, फिर बोल रहा हूँ मैं, ये नीचे भी आ सकती है, बट कोशिश रहे कि आपका 0.1 मार्क्स से ही आगे आपका स्कोर बढ़े। बट द न्यू थिंग इज मोर देन गुड स्कोर, दैट इज कंसिस्टेंसी। आप टेस्ट विदाउट एनी गैप लगाते रहिए, चाहे आपके स्कोर अच्छे आ रहे हों, गलत आ रहे हों, बहुत अच्छे भी आ रहे हैं, तो भी आपको कंसिस्टेंट लगाना है। एनालिसिस, टेस्ट देने के बाद ये पार्ट आपका जरूर होना चाहिए। अगर आप टेस्ट देते हैं, एनालिसिस नहीं करते हैं, तो टेस्ट देने का कोई मतलब नहीं है। मैं इस पार्ट को वीडियो के अंत में डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा कि मैंने कैसे किया, मेरा क्या बेस था एनालिसिस करने का। और जो एक चीज़ मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, दैट इज इम्प्रूवमेंट। ये आपको करना ही करना है। स्कोर अगर आपका 80s में है, बिलीव में इट इज़ अ गुड स्कोर।
ये अच्छा स्कोर है। सेक्शनल टेस्ट में अगर आपके इससे भी कम है तो भी वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सेक्शनल टेस्ट हमें मार्क्स के लिए नहीं, रिवीजन, अपने गलतियों को पता लगाने के लिए, अपने वीक एरियाज को पता लगाने के लिए, व्हाट आर आवर वीक एरियाज, इन सब चीज़ों को लेना है, ना कि मार्क्स के लिए। थर्ड मोस्ट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, दैट इज एनालिसिस, हाउ टू एनालाइज द पेपर। कईयों के कन्फ्यूजन रहते हैं कि मेरे तो 5 घंटे लग रहे हैं, मेरे तो 6 घंटे लग रहे हैं, कई बहुतों के तो 2 घंटे लग रहे हैं, सर मैं सही जा रहा हूँ कि गलत जा रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। बिलीव मी, अगर इनिशियली आपके 5 घंटे भी लग रहे हैं तो बहुत कम है। यस, 5 आवर्स इज़ वेरी लेस, बिकॉज 100 क्वेश्चन हैं, 100 क्वेश्चन में 4 ऑप्शन हैं, 400 ऑप्शन को पढ़ने के लिए आपके 5 घंटे तो लगने ही चाहिए इनिशियली। टाइम के साथ ये कम हो जाएगा, अगर आप 3 महीने 4 महीने टेस्ट लगाते हो तो ये लिटरली कम होता चला जाएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों को आपको पता चल चुका है, आप उसको स्किप कर सकते हो या फिर बहुत कम टाइम लगेगा आपको। हेयर कम्स विथ इज माई 3 A's रूल। मैंने जो अपने प्रिपरेशन में अप्लाई किया 3 A's रूल। 3A, फर्स्ट इज अटेम्प्ट। आपको टेस्ट अटेम्प्ट करनी ही है, इसको स्किप नहीं करना है। आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट है, कम है, अधूरा है, कुछ भी चलेगा। आपको 2 आवर्स कंडीशन में, ऐसा नहीं कि बीच में 1 घंटा का ब्रेक लिए फिर आगे बना रहे हैं, ऐसा नहीं। 2 आवर्स इन अ स्ट्रेट आपको टेस्ट लगाने हैं। नेक्स्ट इज एनालिसिस। इस पार्ट को हम इस PYQ से समझेंगे, जो मैंने PYQ से ही उठाया हुआ है। दिस क्वेश्चन इज फॉर अबाउट शेड्यूलिंग। मैं क्वेश्चन पे नहीं जा रहा हूँ, बट मैं ये गौर कर रहा हूँ कि सवाल शेड्यूलिंग पे है। तो मेरा एनालिसिस के टाइम मेरा जो होना चाहिए बेस, वो है क्या है कि मुझे शेड्यूल को सही से पढ़ना है फिर से। अगर ये सवाल गलत है, हो रहा है, तो देखना है कि मैंने क्यों गलती किया। ये हमें आगे किन चीज़ों का ध्यान रखना है। शेड्यूलिंग, अगर शेड्यूलिंग पूछ रहा है तो आप आगे अमेंडमेंट, मतलब आप गौर कर पा रहे हो कि कहीं ना कहीं बेसिक्स में ही जा रहा है, तो हमें इस पर भी ध्यान देना है। दूसरा ये सवाल है, किस पे सवाल है ये है साइरस क्लाउड थिनिंग टेक्निक एंड द इंजेक्शन ऑफ सल्फेट एरोसोल इन स्ट्रेटोस्फीयर। ये सवाल किसका है? करंट अफेयर्स का। इसमें क्या देख रहे हो आपकी टर्मिनोलॉजी है, मतलब हमारे करंट अफेयर्स का एक जो बेस होना चाहिए वो है टर्मिनोलॉजी बेसिस इन न्यूज़। ये करंट अफेयर्स का सेक्शन आता है, इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे अगले वीडियो में। मैंने कैसे लेस टाइम में, इवन देन 1 मंथ, कई लोग 6 महीने देते हैं इस पर, मैंने 1 मंथ में कैसे कंप्लीट किया वो मैं अगले वीडियो में और अच्छे से बताने की कोशिश करूँगा। एंड थर्ड इज ऐड। हम जो टेस्ट अटेम्प्ट किए, एनालाइज किए हैं, उसके बाद कुछ ऐड भी करना होता है हमें। यहाँ मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, जो मुझे बाकी स्टूडेंट्स से अलग बनाते हैं, जो मेरा बिगेस्ट पार्ट भी है। जनरल स्टूडेंट्स 1 नोटबुक बनाते हैं, मैंने 2 बनाई थी। यस, आपने एक के बारे में सुना भी होगा, मिस्टेक बुक, डाउट बुक, बट मैंने 2 बनाई थी। फर्स्ट वन इज जो सब बनाते हैं मिस्टेक्स बुक। इसमें मेरा तरीका क्या था, एक तो मैंने इस मिस्टेक बुक को सब्जेक्ट वाइज बांट लिया था, दैट इज पॉलिटी, हिस्ट्री, लाइक दैट। ये लोग जनरली क्या करते हैं, सारी गलतियों एक जगह लिखने लगते हैं, तो बाद में उन्हें पता नहीं चलता कि कहाँ क्या गलती रह गई थी, सब्जेक्ट वाइज रिवीजन भी नहीं कर पाते हैं। इस मिस्टेक बुक में मैंने 2 चीज़ नोट करता था मैं। पहला, न्यू इन्फॉर्मेशन, वैसे इन्फॉर्मेशन जो मैंने सोर्स फॉलो किया है उसमें नहीं है, वो किसी और बुक से सवाल लाया गया था। इससे क्या एडवांटेज है अपना, कि हम लोग कहीं ना कहीं उस नए बुक को पढ़ने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी, उसमें हमारा टाइम भी जाएगा और कहीं ना कहीं टाइम का वेस्टेज भी होगा उसमें। दूसरा क्या है, 2 इन्फॉर्मेशन, वैसे इन्फॉर्मेशन जो हमारे बुक में तो हैं, मैंने 1-2 बार पढ़ा भी है, बट पता नहीं किन्हीं कारणों से हम वो बार बार गलती करते रहते हैं।
चाहे वो आर्टिकल हो, चाहे वो अमेंडमेंट, वाट एवर, जो नहीं कि वो हार्ड ही हो, बहुत बेसिक हो सकता है, वो आपके हर एक व्यक्ति का अलग अलग होता है, पता नहीं आप उस सवाल को गलती करते ही करते हैं, उसको भी नोट करना है। एंड द सेकेंड इनोवेटिव थिंग दैट आई हैव डन, दैट इज लर्निंग बुक्स। जो मैंने अलग से, ये बुक नहीं है, ये 10 पेज का एक नोट्स मान सकते हो आप। इसमें मैं अपनी गलतियाँ नहीं करता था, इसमें मैं अपने ऑब्जर्वेशंस, जो मैं अपार्ट फ्रॉम माई नॉलेज गलती करता था मैं, जैसे बहुत अच्छे हम में से गलती करते हैं कि क्वेश्चन में पूछाता है नोट, हम लोग उसको पढ़ते नहीं हैं और जल्दबाजी में उसको सही मान के आगे बढ़ जाते हैं और गलती कर जाते हैं। दूसरा, जल्दबाजी करना, ये भी अपने नोट्स में लिखना है कि अपने लैंग्वेज में कि मैं जल्दबाजी करता हूँ, ये मेरी गलती है। दूसरा, ऑप्शन को सही से नहीं पढ़ना, ये भी एक बहुत बड़ी गलती है लोगों की, जो वो लोग इग्नोर करते हैं। बिफोर एंडिंग दिस वीडियो आई वांट टू कन्वे समथिंग, दैट इज, मैं अपने अगले वीडियोज़ में डिटेल वीडियो लाऊंगा, एवरी कंपोनेंट, आइदर इज एनालिसिस, शेड्यूलिंग, सिग्निफिकेंस, हाउ टू एनालाइज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज विच इज बेस्ड ऑन 3 थिंग्स, जो मैं अगले 3 वीडियो लाऊंगा। दैट इज हाउ टू अटेम्प्ट मॉक्स, ये भी कहीं ना कहीं एक टॉपिक है, बच्चे मॉक अटेम्प्ट करने में कन्फ्यूज रहते हैं, कैसे करना है, नहीं करना है, ट्रिक्स क्या है। सर मुझे तो बहुत आता है, मेरे नॉलेज बहुत बार बहुत हो चुकी है, बट मैं अप्लाई, मेरे नंबर कम आते हैं, तो कुछ इसके जरूर कुछ इसके ट्रिक्स होंगे। और एक जो बहुत फेमस है वो है इंटेलिजेंट एलिमिनेशन टेक्निक्स हैं। यस, इट वर्क्स, इट स्टिल वर्क्स, बट आपको इसे यूज करने आने चाहिए। और हाँ, आप अपने क्वेरीज कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मैं सबके कमेंट्स के आंसर खुद रिप्लाई करूँगा। और मेरा टेलीग्राम लिंक इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर कीजिए। वहाँ से मैं कोशिश करूँगा कि आप में से 5 लोगों से मैं पर्सनली 10 मिनट, कम से कम 10 मिनट फ़ोन पे बात करूँ और आपके डाउट्स क्लियर करूँ। जय हिंद।